तो लिखो अमिताई एंटिजनी गिव द फॉलोइंग थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट है कोर्सिव अथॉरिटी, कोर्सिव COER है यहां पे कोर्सिव, और IV लिख लीजिए अथॉरिटी। इसका क्या आशय है, किस पे आधारित है? बेस्ड ऑन द फियर ऑफ पनिशमेंट। यह जो है डर पर या सजा पर, कह दे पनिशमेंट पर आधारित है। लाइक निगेटिव रिवार्ड्स, जैसे निगेटिव रिवार्ड्स, फिजिकल थ्रेट्स एंड सो ऑन। ठीक है। एक अथॉरिटी जब काम करते हैं बेटा, तो काम में कई त्रुटियां होती हैं। एक कुछ काम तो इंटेंशनली गलत किए जाते हैं, कुछ काम के इंटेंशन होते हैं गलत, है ना। जैसे आप काम कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं या आप लिख पढ़ रहे हैं, कहीं कोई त्रुटि हो गया, ये तो होता है काम के इरादे से किया गया। एक होता है इंटेंशनली गलत करना। तो इंटेंशनली गलत में फिर निगेटिव रिवॉर्ड, फिजिकल थ्रेट, ये सब चीजें आपको मिलनी स्वाभाविक है। नॉर्मेटिव अथॉरिटी लिखिए नेक्स्ट, दूसरा, बेस्ड ऑन एलोकेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिंबॉलिक रिवार्ड। नेक्स्ट लिखें यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन अथॉरिटी, उपयोगिता की बात कर रहा है। बेस्ड ऑन ग्रांटिंग मटेरियल, granting material reward that are acceptable to or desired by the subordinates, desired by the subordinate, hence it is also known as the reward authority. अब एक हेडिंग और अलग से बनाओ, ये कॉमन फिनोमेना के साथ है। अथॉरिटी इज आल्सो क्लासिफिकेशन इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप, authority is also classified into the following three type। एक लिखो लाइन अथॉरिटी, ये मिलिट्री सर्विस से लिया गया है ये शब्द, अभी लिख लो फिर मैं समझा दूंगा। पहला लिखो लाइन अथॉरिटी, which is concerned with the achievement of organizational goals, which is concerned with the achievement of organizational goals। दूसरा लिखिए स्टाफ अथॉरिटी, which is concerned with advising the line in accomplishing the goal of organization। और एक है फंक्शनल अथॉरिटी, which lies in the job to be performed। अभी हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी बाद में आपको बताएंगे इसको, इसके बेनिफिट्स, और ये एक एक इंट्रोडक्शन आपके पास पहुंच जाए तो आपको क्लियरिटी आ जाए कि यही पब्लिक एड में है। which lies in the job to be performed and thus cuts across the chain of command।
इधर देखिए, असल में ये जो लाइन एंड स्टाफ, ये दो शब्द बड़े ये लिए गए हैं मिलिट्री सर्विस से। इसका सिविल सर्विसेज में प्रवेश मिलिट्री सर्विस से हुआ है, लाइन एंड स्टाफ, ठीक है ना। इसमें वैसे देखा जाए तो 3 टाइप के कंडीशंस दिखते हैं। फर्स्टली दिखता है लाइन, लाइन को हिंदी में बोलते हैं सूत्र, ठीक है ना, सूत्र। और जो दूसरा है वो है स्टाफ, स्टाफ को स्टाफ ही बोलिए। और एक होता है एक्सुलरी, तीन तरीके की चीज ये आर्मी में पाया जाता है। आर्मी में देखे होंगे, ये आर्मी सर्विस से लिया गया है, मिलिट्री सर्विस से। इसमें सूत्र कौन होता है? जो निर्णय लेने वाला होता है, निर्णय लेने वाला सूत्र कहलाता है, फिर लाइन है, ठीक है। और जो स्टाफ होगा और जो एक्सुलरी स्टाफ होता है, आपने देखे होंगे कि जो खाना बनाता है, जो बूट पॉलिश करता है, जो कपड़े धोता है, वर्दी धोता है, ये सब एक्सुलरी है, ठीक है ना। और जो लोग इनके निर्णयों का अनुपालन करेंगे, इस पोजीशन पे उस पोजीशन पे, वो सारे लोग स्टाफ में आते हैं। तो 3 तरीके के लोग हैं। एक हो गया किचन में खाना बनाता है, वो लड़ने, वो उसका काम है खाना बनाना, बूट पॉलिश करना, कुछ और भी जो अभी साफ सफाई करना है। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं, वो एक्सिलरी स्टाफ होते हैं। और एक हो गया एक्सिलरी लोग, और ये स्टाफ। और एक जो निर्णय करता है, जैसे मान लो कोई कर्नल है तो वो डिसीजन मेकर होगा, वो है ना। ये जो हायरार्की है इस तरीके की, उसके अंडर में बहुत सारे अफसर होंगे, बहुत सारे लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे उसके अंडर में। ऐसे तो ये एक प्रकार कमांडिंग अथॉरिटी समझो उसको। हम ज्यादा नहीं जानते मिलिट्री सर्विस को, लेकिन मतलब मैं एक पद के हिसाब से बता रहा हूं। तो हमारे यहाँ सूत्र कौन हुआ? जो डिसीजन मेकर है, जिस सचिवालय में बैठ के लोग डिसीजन लेते हैं। और जो जिले में आईएएस ऑफिसर्स हैं वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज स्टाफ। समझ गया ना, वो स्टाफ का काम करते हैं वो। और ऑक्सिलरी वो होता है जो उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ड्राइवर है, फलाना है, ढिमका है, कोई घर में खाना बनाने वाला, ये तमाम चीज। समझे ना। अब बूट पॉलिश वाला ना हो, खाना बनाने वाला ना हो, ये फलाना ढिमका वाला ना हो, तो ये कहाँ से निर्णय लेंगे? तो परेशान रहेंगे कि चाय नहीं मिली, अभी नाश्ता नहीं मिला है, ठीक है ना। तो ये आया है मिलिट्री सर्विस से। जो हम अथॉरिटी में, इसमें देखेंगे तो ये अथॉरिटियन पर्सन तो बड़ा ही दिखता है ना। क्या लिख रहा है ये? नॉन रिकॉग्नाइज समथिंग, ठीक है। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देते हैं तो थोड़ा एक आइडिया और बढ़ जाएगा। लिखिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उदाहरण लिखिए। अभी क्वेश्चन आंसर जब देंगे कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा बहुत थारोनेस नहीं आ रहा होगा अंदर, बट थोड़ा इंडिकेशन आ रहा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी डिनोट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल to carry out these duties, his duties. The responsibility denotes an obligation of an individual to carry out his duties. टेरी says, लाइन बदल के लिखो, टेरी ने कहा, responsibility is the obligation of a person. Responsibility is the obligation of a person to achieve the results mutually determined
by means of participation by his superiors and himself. Superiors and himself. इसी में थोड़ा सा आगे लिखो, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी. इट इज, अभी हम दोनों का अंतर भी बता रहे हैं, पहले इसको लिखो. इट इज डिफरेंट फ्रॉम accountability which denotes answerability to the superiors regarding complaint ना. कंप्लेन की स्पेलिंग क्या लिखते हो? हाँ, AI. हाँ, नहीं, कंपल्सन होना चाहिए क्योंकि सेंटेंस ही बिगड़ जाएगा. सुपीरियर रिगार्डिंग कंपल्सन ऑफ द जॉब इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस. इधर देखो, इसमें यार ये क्या हो रहा है? ये क्या क्या हो रहा है? पता नहीं क्यों आता है, ये कुछ भी आ रहा है. देखो, जैसे हमने कहा रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है उत्तरदायित्व. ठीक. फिर हमने कहा अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब होता है जवाबदेहिता. टेरी कहता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या वही अकाउंटेबिलिटी भी है? तो टेरी से पता चलता है कि नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंसेस हैं. इसके अगर सरसरी नजर से इसके मायने को समझे, जो आपको जल्दी से समझ में आएगा. रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अथॉरिटीन पर्सन ने जो आपको कहा है एज ए सबऑर्डिनेट, यू आर ए सबऑर्डिनेट. एक अथॉरिटीन पर्सन है जो आपका सुपीरियर है, उसने आपको कोई निर्देश दिया, आदेश दिया, उसका अनुपालन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है ना? उसको आपने मान लिया, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक होता है अकाउंटेबिलिटी, जिसमें बहुत बारीक सा एक डिफरेंस है. एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कि एक गिलास पानी लाओ, तो आपने एक गिलास पानी लाके दे दिया. अगर हमने कहा कि मुझे एक गिलास पानी दो, पानी सादा लाना, फ्रिज का नहीं होना चाहिए, घड़े का पानी लाना और शीशे के गिलास में लाना यार, है ना, और ढक के ले आना उसको. तो आते जाते कहीं धूल उड़ रही है, थोड़ा सेफ्टी के साथ लाओ उसे. हमने उसको बोला, आप अगर पानी लाते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करते हैं, यानी एक्सेप्टेबल है, हमारी अथॉरिटी को आपने एक्सेप्ट किया है पानी दे. लेकिन जैसा हमने बताया है, अगर वैसा नहीं ला रहे हैं तो आप अकाउंटेबल नहीं है. पानी क्या करना है? नॉर्मल लाना है, कांच के गिलास में लाना है, तो ढक के लाना है, तो आप अकाउंटेबिलिटी को पूरा करते हैं. इसको बोलते हैं शब्दांशतः चीजों को पूरा करना. समझ गए कि नहीं? शब्दांशतः जो पूरा किया जाए वो अकाउंटेबिलिटी है. ठीक समझ गए रिस्पॉन्सिबिलिटी को? ये उसका, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी
आपको आगे मैंने बता दिया। आप लाइन बदल के लिखें, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टाइप्स, responsibility is a two types. लिखें ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑपरेटिंग एंड अल्टीमेट। The former can be delegates. The former can be delegates to the subordinates, while the later cannot be delegated. Cannot be delegated. लाइन बदल के लिखना है, according to Henry Fayol. According to Henry Fayol, authority and responsibility are interrelated. अथॉरिटी, बच्चा बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की अथॉरिटी नहीं होगी, और अथॉरिटी नहीं देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होगी, है ना। दोनों का बहुत गहरा संबंध है। अथॉरिटी के बगैर काम ही नहीं होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कराने के लिए अथॉरिटी चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इंटररिलेटेड। In his words, authority is not to be conceived, apart from responsibility, apart for responsibility, that is apart for sanction, that is apart from sanction। बहस करके लिखो, रिवार्ड और पेनाल्टी। रिवार्ड और पेनाल्टी। फिर आगे लिखो, विच गोज विद द एक्सरसाइज ऑफ पावर। ये क्या है? ये क्या है वैसे देखा जाए तो दैट इज एक्सरसाइज ऑफ पावर है। हम क्या कर रहे हैं? रोज पढ़ाने की एक्सरसाइज करते हैं, बस ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लीजिए कि हम अपनी एक्सरसाइज का रोज, अपने पावर का रोज एक्सरसाइज करते हैं, अपने पढ़ाने का रोज एक्सरसाइज में चेंज करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी is a corollary, COROLLARY, corollary of authority. It is its natural consequence, and an essential counterpart. And wheresoever, where के साथ लिखो soever, wheresoever authority is exercised, responsibility arises. बिना बच्चा अथॉरिटी के एक्सरसाइज के रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे नहीं ला सकते आप। सिमिलरली, लाइन बदल के लिखो, उर्विक सेड, इसके साथ ही इसी की तरह उर्विक भी कुछ बोल रहा है, to hold a group or individual or accountable for activities for any kind
for activities of any kind without assigning to him or them the necessary authority to discharge that responsibility is manifestly both unsatisfactory and inequitable. Inequitable. It is of great importance to smooth working. It is of great importance to smooth working that at all level authority and responsibility should be co-equal. लाइन लिखेंगे बदल के इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस प्रशासनिक प्रक्रिया में रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ थ्री काइंड्स उत्तरदायित्व तीन प्रकार के responsibility is of three kinds, that is a political, institutional and professional. Political, institutional and professional. Political responsibility denotes, लाइन बदल के लिखिए, political responsibility denotes the responsibility of the executive to the legislature denote the responsibility of the executive to the legislature, which is in turn responsible to the people ठीक है to the people लाइन बदलो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में तो आ रहा है लिखते लिखते हाँ समझाने की जरूरत तो नहीं है Institutional responsibility denotes the responsibility of the administrative agency towards public welfare, that is being responsive to the public interest, responsive to the public interest. आगे लिखिएगा प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट है ये
denotes the responsibility of the civil service to the professional standards and ethics. आज हम जब अभी आज पढ़ाएंगे आपको एथिक्स को जब आज पढ़ाएंगे तो ये सिविल सर्विसेज का एथिक्स ही आज पढ़ाना है मुझे, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इथिकल रहना है, दैट इज योर प्रोफेशन। जो लोग अपने प्रोफेशनल, मान लो सब लोग का अपना प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इथिकल नहीं है तो वो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट, आज इसी पे चर्चा जीएस की क्लास में होनी है। इट इज ऑल्सो नोन एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है। ये थोड़ी हमने अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चलता है कोऑर्डिनेशन से। हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो, तब चलेगा ये सिस्टम, दैट इज ए कोऑर्डिनेशन। एक अलग हेडिंग बनाइए, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में एक लिख लीजिए, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंशियल। ये तो समझ लीजिए जैसे किडनी लीवर होते हैं शरीर में, वैसे ही ये सब ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू मूने, एक याद होगा मूने रैले बताए होंगे, उसी में से एक विचारक है मूने, MOONEY लिखना, मूने। अब क्या कहता है वो, कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो कहता है कि कोऑर्डिनेशन संगठन का पहला सिद्धांत है। ठीक है। Coordination is the first principle and includes within itself all other principles. Itself all other principles which are subordinate to it and through which is operates. However, लाइन बदल दीजिए, coordination is only a means. However, coordination is only a means, not an end in itself. न्यूमैन सेज, न्यूमैन भी एक विचारक है, आदमी नया था, बस इतना अंतर है एक विचारक। न्यूमैन सेज क्या लिखता है, न्यूमैन क्या बोलता है, इट इज नॉट अ सेपरेट एक्टिविटी। इट इज नॉट का मतलब कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट एक्टिविटीज but a condition
that should permit, PERMEAT, all phases of administration. All phases of administration. एक बच्चा थोड़ा सा, ये तो लोगों ने जो कहना था कहा, इसका अर्थ लिखो, मीनिंग क्या है इसका। कोऑर्डिनेशन बेटा क्या है, इधर देखो, थोड़ा समझा ही देता हूं। इसको बोलते हैं समन्वय। किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए समन्वय एक बड़ी आवश्यकता है। और इसी को अगर मूने की भाषा में बात करें, जो कि मूने रेले क्लासिकल थ्योरी का विचारक है, मूने रेले तो पार्टनर समझिए हैं, इनकी ज्यादातर चीजें, जैसे संगठन के 4 सिद्धांत इन्होंने बताए थे, दोनों ने बताए थे, बट उसी में से मूने की अगर बात माने तो वो कहता है कि कोऑर्डिनेशन इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जरूरी ही सिद्धांत नहीं है कि एसेंशियल है, मैंडेटरी नहीं है, बल्कि ये संगठन का पहला सिद्धांत है। और जो इसकी प्रॉपर्टीज में, अगर इसके मीनिंग के एस्पेक्ट को, जैसा कि आप थोड़ा सा भी मैंने समझाया, अगर इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में समझें कि कोऑर्डिनेशन के काइंड में चले जाएं या इसके कैरेक्टर में चले जाएं, तो कोऑर्डिनेशन केवल ऐसा नहीं है कि सिंपली हमने कहा ये काम आपने कर दिया। कोऑर्डिनेशन में टाइमिंग की भी जरूरत पड़ती है, और एक साथ और समुचित जो समय है उसको ध्यान में रखकर प्रयास करना होता। जैसे एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि एक ट्रक अगर धक्का देना हो, ट्रक कहीं पे फंस गया है, उसको 10 लोग धक्का देते हैं तो ट्रक निकल सकता है। अगर उसको अमुक व्यक्ति, मान रमेश गया धक्का दे के चला आया, फिर सुरेश गए धक्का दे के चले आए, फिर फलनवा गया, ढिमकोवा गया, सब धक्के दे रहे हैं, ट्रक नहीं निकला। जो ट्रक के धक्का देने वाले अलग अलग लोग अलग अलग टाइमिंग में जा रहे हैं, ये ट्रक को निकालने में सहयोग कर रहे हैं, बट यहां समन्वय नहीं है। तो संगठन में एक अधिकारी और एक सबऑर्डिनेट के बीच में, एक अधिकारी एक अधीनस्थ के बीच में सहयोग, इसीलिए प्रशासन की परिभाषा में सामूहिक प्रयास लिखा हुआ है, क्योंकि संगठन अपने आप में अकेला नहीं होता। संगठन का मतलब 2 या अधिक व्यक्तियों का समूह है वो, और कोई भी व्यक्ति संगठन में अकेले काम करना मुश्किल है, अकेले नहीं हो सकता काम, उससे सामूहिक प्रयास की जरूरत पड़ती है। और जब समन्वय की जरूरत हो तो सामूहिक प्रयास ही नहीं चाहिए, उसे एक समय में चाहिए। ट्रक को आप अगर अलग अलग जाके धक्का देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। एक समय में सब लोग साथ में अगर उसको धक्का देंगे तो जरूर निकल जाएगा वो ट्रक। जब अंगद रावण के दरबार में गया तो उसने अपना पैर जमा के खड़ा हो गया कि अगर कोई मेरा पैर जमीन से उठा दिया तो मैं वचन देता हूं कि श्री राम वापस चले जाएंगे, हम समझ लेंगे कि हम युद्ध हार गए, वगैरह वगैरह जो भी था। जितने राज दरबारी थे रावण के, वो बारी बारी से सब अंगद का पैर उठा रहे थे, पैर नहीं उठा। वो रावण के इस आदेश का, रावण अधिकारी था, वहां का अथॉरिटियन था, उसने अपने दरबार में बैठे लोगों को आदेश दिया, उस आदेश का अनुपालन कर रहे थे वो, यानी उसके आदेश में सहयोग तो कर रहे थे बट समन्वय नहीं था। समन्वय सब एक समय में प्रयास करें, सभी क्या कर रहे थे, अलग अलग समय में प्रयास कर रहे थे।
संगठन में अगर आप अलग अलग समय पे प्रयास करेंगे तो समन्वय नहीं होगा, सहयोग जरूर हो सकता है। समझ गए? अब यहां देखो, समन्वय में दो भाव हैं। समन्वय संगठन का मुने के हिसाब से जाया जाए तो पहला सिद्धांत ही है संगठन का, ठीक। और इसका एक सकारात्मक भाव है। अब आप समझ गए हैं कि अगर समन्वय संगठन में है तो संगठन प्रोग्रेसिव होगा। ये तो एक सकारात्मक है, लेकिन इसी का एक दूसरा परिप्रेक्ष्य नकारात्मक। ठीक है, अगर कोई संगठन में जो समूह है, जो अधीनस्थ है, जो भी सहयोग जिनसे लेना है, उनको आपस में उनमें द्वंद्व है, खींचातानी है, ठीक है ना। और जो सुपीरियर पर्सन है, जो अथॉरिटियन पर्सन है, वो उन समस्याओं को हल करता है। क्या प्रॉब्लम है, क्यों झगड़ते हो? अरे यार, तुमको भी नौकरी मिली, इसको भी नौकरी मिली है, सब लोगों को शाम तक नौकरी करके अपने घर ही जाना है, क्यों लड़ते हो यार आपस में? क्यों एक दूसरे से दुश्मनी पाले हो? आपने झगड़ा शांत करा दिया। चलिए, आप अथॉरिटियन थे, सुपीरियर थे, कर्मचारियों ने या सबॉर्डिनेट ने आपकी बात मान भी ली, है ना। अब वो झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो जो द्वंद्व था, जो प्रॉब्लम थी, उसको आपने अगर रिजॉल्व किया तो इसमें संगठन का फायदा बताइए क्या है? ये नकारात्मक कोऑर्डिनेशन है, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन। हमारा काम संगठन में आकर झगड़ा करना नहीं है। हमने संगठन में अगर 1 घंटे झगड़ा किया है तो आज संगठन का 1 घंटे की प्रोग्रेस बाधित किया है। और माना कोई अफसर आया जो समझदार था, इस झगड़े को शांत करा दिया, लेकिन शांति के बाद प्रोग्रेस की बात होगी तो जो बीता हुआ 1 घंटे था, यह निगेटिव कोऑर्डिनेशन था। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन तब होगा जब झगड़ा शांत होकर अब आप टाइप करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, फाइल आगे बढ़ाएंगे, ये प्रोग्रेसिव होगा। तो निगेटिव कोऑर्डिनेशन की दो प्रॉपर्टीज हैं, दो काइंड्स कह लीजिए, दो टाइप कह लीजिए, दो करेक्टर कह लीजिए। एक, झगड़ा शांत करा के काम लेना, झगड़ा शांत कराने का समय निगेटिव कोऑर्डिनेशन। चक दे इंडिया देखा था कि नहीं? उसमें लड़कियां एक दूसरे से झगड़ा करती थी, तो इन सबको कोऑर्डिनेट करने का जो काम कर रहा है वो कोऑर्डिनेशन ही था कोच का, बट वो निगेटिव कोऑर्डिनेशन था। झगड़ा शांत करा रहा था ताकि मैच खेलें, और झगड़ा ही ना हो और मैच खेलें तो रिजल्ट अच्छे होंगे ना, आउटकम्स अच्छे आएंगे ना। घर में झगड़े होते हैं, वाद विवाद होता है घर के सदस्यों के बीच में, उसके बाद कोई कहता है अरे क्या यार तुम लोग, कोई बुजुर्ग है, कोई बड़ा है, आके समझा समझा दिया, बच्चों के बीच या कहीं पर भी। तो जितनी देर ये तनाव था उतनी देर आज प्रोग्रेस नहीं होगी। जिन्होंने कोऑर्डिनेट कराया वो निगेटिव कोऑर्डिनेशन, और घर में शांति हो, बिल्कुल सब कुछ मतलब मजे से चल रहा है, और पिताजी आए, बबलो, हाँ पापा, यार बेटा एक गिलास पानी लाओ। तेरी मम्मी कहां गई? मम्मी छत पे कपड़े लेने गई। ओके, पानी ले आओ। तब तक उधर से माता जी आई, चाय पिए, काफी लेंगे। आज रहने तो चाय, ऑफिस में कुछ ज्यादा हो गया, छोड़ो चाय हो गया, नहीं पिएंगे। अरे नहीं, कुछ हम भी नहीं पिए आपके चक्कर में, कॉफी बना देते हैं। चलो अच्छा बना लो। थोड़ी ठीक चल रहा है, अब आप आए और घर में तनाव हो, बबलू, ओ बबलू, बबलू बालकनी में बैठा है,
वो आवाज नहीं पहुंची या सुना अनसुना कर दिया, आप घूमते हुए घूम रहे हैं घर में, यार कहाँ गए सब, घूमते घूमते बालकनी में गए तो कुर्सी पे बैठा हुआ है, तुम यहां बैठे हो, तुमको यार आवाज लगा रहे हैं, क्या है? उसका टोन बदला रहेगा ना, क्योंकि प्रॉब्लम में है वो। क्या है? नहीं नहीं, क्या क्या है? और कोई दिक्कत? अरे जाओ यार, गिलास पानी लाओ, मैं भी यहीं बैठता हूं। अभी उठा नहीं वो, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? बताओ। तब तक उधर से छत से कपड़ा लेके उसकी मम्मी आ गई। अच्छा आ गए, हाँ इसको समझा दीजिए जरा सा, ये तमीज से पढ़ा लिखा करे, दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, और वो उसको छोटे वाले को पीट दिया जिसने, तो 3 थप्पड़ मारा, वो रो रहा है उधर कोने में बैठा हुआ है वहां। अरे यार तुम लोग क्या करके बैठे रहते हो यार, चलो जरा, कहाँ गया वो, इधर आ जाओ, बट क्या लड़ते रहते हो तुम लोग कुत्ता बिल्ली की तरह, काहे नहीं अपने अपने पढ़ने पे ध्यान देते? खाना ना खाया था कि नहीं इन लोगों ने? खाना ना खाने के बाद लड़ रहे थे। ये लड़ाई हुई है 4 बजे। ओके, आपने समझाया बुझाया है ना? क्या खाएगा तुम? हलवा बनाओ आज, हलवा खाते हैं। आपने कोऑर्डिनेशन वगैरह करा दिया, लेकिन 4 बजे से लेके 5, साढ़े 5, 6 बजे तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। एक बालकनी में बैठा है, एक उधर कोने में बैठा है, ऐसे ही चल रहा है। अब जो आप करेंगे वहां से प्रोग्रेस होगा। तो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम जो है, कोऑर्डिनेशन एक नेगेटिव कोऑर्डिनेशन भी है, वो सलूशन है बट प्रोग्रेस नहीं है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि संगठन में पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन, नेगेटिव नहीं। इसलिए झगड़ा शांत कराने वाला बहुत महान व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है कि अब वो प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा। झगड़ा हो ही ना, कोशिश ये होनी चाहिए। तो समझ गए? अब लिखो, कोऑर्डिनेशन हैज बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव कोऑर्डिनेशंस। Coordination has both positive and negative coordination. Positively, it means bringing about cooperation and teamwork. Teamwork among the persons and unit of an organization. क्लियर हो गए? जो समझा है वही लिखा दिया। Work among the persons and unit of an organization. Negatively, it means removing conflicts. नेगेटिवली में क्या करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करेंगे आप, रिमूविंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना? फ्रिक्शंस, ओवरलैपिंग एंड वर्किंग एट क्रॉस पर्पज अमॉन्ग पर्संस। क्रॉस पर्पज, पर्पजेस कर लीजिए, पर्पजेस अमॉन्ग पर्संस और यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये मीनिंग है कोऑर्डिनेशन की। आगे कल बढ़ाएंगे, अगली क्लास में चलते हैं।